प्यारे छात्रों, कल कोशिका विभाजन के पाठ में मैंने आपको कोशिका चक्र के बारे में बताया कि जब कोई कोशिका बनती है उस समय से तब तक का समय जब तक वह संतति कोशिकाओं में विभाजित होती है, इस समय को हम कोशिका चक्र के नाम से जानते हैं। और कोशिका चक्र की प्रावस्थाओं की बात करें तो कोशिका चक्र को आपकी बुक्स में ये मुख्य रूप से दो ही हिस्सों में बांटा गया था। वैसे इसमें एक तीसरी स्टेट भी होती है, साइटोकाइनेसिस, जिसे कोशिका द्रव्य विभाजन भी कहते हैं, लेकिन इसमें दो ही हिस्सों में बांटा है, इंटरफेज और माइटोसिस फेज या एम फेज। इंटरफेज के बारे में मैंने बताया कि इंटरफेज को हम रेस्टिंग स्टेज भी कहते हैं और ये दो कोशिका विभाजनों के बीच की समय अवधि है जिसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है। और इसमें मैंने आपको कहा था कि 3 प्रावस्थाएं इसमें, यानी इंटरफेज को 3 प्रावस्थाओं में हम बांट सकते हैं। पहली प्रावस्था को हम पोस्ट माइटोटिक गैप फेज, दूसरी को पीरियड ऑफ डीएनए सिंथेसिस और तीसरी को प्री माइटोटिक फेज। पोस्ट पहले आती है यहाँ और प्री बाद में आती है। इन्हें क्रमशः G1, S और G2 फेज कहते हैं। यानी पोस्ट माइटोटिक फेज को हम G1 फेज कहते हैं, डीएनए सिंथेसिस के पीरियड को S फेज कहते हैं और प्री माइटोटिक फेज को G2 फेज कहते हैं। इसमें G1 फेज के बारे में भी बताया कि ये पोस्ट माइटोटिक गैप फेज जो थी, इसमें कोशिका विभाजन से जो डॉटर सेल्स हैं उनके बनते ही ये फेज शुरू हो जाती है और इस अवस्था में प्रोटीन और आरएनए का सिंथेसिस, डीएनए के लिए नेसेसरी एंजाइम का सिंथेसिस, इसके अलावा जो डीएनए के अंदर नाइट्रोजीनस बेसिस की ज़रूरत पड़ती है उनका सिंथेसिस। वास्तव में समय की बात करें तो इस फेज में, G1 फेज में, जो कोशिका विभाजन है उसका 30 से लेकर 40% तक समय लग जाता है। गुणसूत्र इस फेज में मैंने कल भी बताया था, फिर आज बता रहा हूँ कि गुणसूत्र इस फेज में लंबे हो जाते हैं, क्रोमेटिन तंतुओं के रूप में पतले होते हैं, जिसे हम यूक्रोमेटिन कहते हैं, क्योंकि इसमें जीन्स जो हैं वो एक्टिव रहते हैं, सक्रिय रहते हैं। लेकिन कहीं कहीं ये संघनित होकर के मोटे हो जाते हैं। उन भागों में जहाँ मोटे भाग हो गए हैं वहाँ जीन सक्रिय नहीं रहते और इन संघनित भागों को हम हीट्रोक्रोमेटिन कहते हैं। अब बात करते हैं आज एस फेज की। एस फेज, जिसको हम सिंथेसिस फेज, डीएनए सिंथेसिस फेज के नाम से भी जानते हैं,
यानी इस अवस्था में डीएनए का निर्माण होता है। इस समय डीएनए की मात्रा जब निर्माण होगा तो एक बना हुआ डीएनए होगा और एक पुराना डीएनए होगा, मीन्स 2 गुनी मात्रा हो जाती है। और डीएनए से संबंधित जो हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन थी, उनका संश्लेषण होने से क्रोमेटिन तंतुओं की 2 प्रतियां बन जाती हैं। इन्हें सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। हर गुणसूत्र के दोनों क्रोमेटिड एक सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं। इस फेज में लगभग 30 से लेकर के पूरे कोश का विभाजन का 30 से लेकर के 50% तक का समय लगता है। और डीएनए संश्लेषण में कोई त्रुटि रह जाने पर डीएनए अणुओं की जांच और संशोधन और उस गलती का सुधार, ये सब एस फेज में ही किया जाता है। डीएनए का द्विगुणन करने वाले जो एंजाइम थे, डीएनए पॉलीमरेज और डीएनए लाइगेज, ये ही सब काम निपटाते हैं। अब तीसरी फेज आती है जिसको हमने प्री माइटोटिक गैप फेज या G2 फेज के नाम से कहा था। इस फेज में कोशिका का संपूर्ण आनुवंशिक पदार्थ डीएनए जो होता है उसकी मात्रा ठीक दुगनी हो जाती है। बहुत कम समय की प्रावस्था है, क्योंकि 30% समय उधर लग गया था, 30 से लेकर 50% समय सिंथेसिस फेस में लग गया था। तो कुल मिलाकर के 60 से लेकर के 80% तक का समय तो वहीं लग गया था। बाकी का जो बचा समय है 20-30%, वो इस फेज में लगता है। वास्तव में इस फेज में कोशिका अगले माइटोटिक डिवीजन की तैयारी करती है और विभाजन के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण इसी प्री माइटोटिक गैप फेज यानी G2 फेज में होता है। अब ये तो इंटरफेज थी। इंटरफेज के बाद आती है मेटाफेज या माइटोटिक डिवीजन फेज। ये M फेज जिसे बोला था हमने, माइटोटिक फेज या M फेज। G2 अवस्था के बाद जो प्री माइटोटिक गैप फेज थी, उसके बाद M फेज शुरू हो जाती है। इस M फेज में बहुत कम समय लगता है। पूरे कोशिका चक्र की बात करें तो उसका मात्र 5 से 10% समय M फेज में लगता है। इसमें जो विभाजन है वो समसूत्री या अर्धसूत्री दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। ये उस कोशिका के प्रकार पर डिपेंड करेगा। अगर वो कायिक कोशिका यानी सोमेटिक सेल है तो माइटोसिस होगा, और अगर वो जेनेरिक सेल है, जर्मिनल सेल है,
तो मियोसिस होगा, यानी अर्धसूत्री विभाजन होगा। केंद्रक का विभाजन मानी कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस मानी कोशिका द्रव्य का विभाजन। ये दोनों विभाजन इस माइटोटिक फेज में होते हैं। केंद्रक विभाजन में मुख्य रूप से 4 जो कैरियोकाइनेसिस है उसको 4 हिस्सों में बांटा है हमने। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इन 4 हिस्सों में बांटा है। प्रोफेज क्या है? पहली अवस्था है माइटोटिक डिवीजन की, और माइटोटिक डिवीजन में भी केंद्रक विभाजन की, यानी कैरियोकाइनेसिस की पहली स्टेज है और सबसे लंबी स्टेज है। इसे हम आसानी से अध्ययन करने के लिए 3 हिस्सों में बांट लेते हैं। एक अर्ली प्रोफेज, एक मिडिल प्रोफेज और तीसरा लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन नेट छोटे छोटे कुंडलित टुकड़ों में खुल जाता है, जिन्हें हम गुणसूत्र कहते हैं। ये जो क्रोमोसोम हैं ये मोटे और संघनित होते हैं। गुणसूत्रों में 2 सूत्रों के बने होते हैं, एक दूसरे से लिपटे रहते हैं। इन्हें हमने क्रोमेटिड कहा है। प्रत्येक क्रोमेटिड या अर्ध गुणसूत्र कह सकते हैं इसको, जो 2 गुणसूत्र थे वो एक सेंट्रोमियर नाम के स्थान पर जुड़े रहते हैं और इन क्रोमोसोम पर छोटी छोटी दानों जैसी रचनाएं, जिन्हें क्रोमोमियर्स कहते हैं, वो पाए जाते हैं। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये दोनों पाए जाते हैं। फिर आती है मिडिल प्रोफेज। इस अवस्था में क्रोमेटिन जाल के विघटन के फलस्वरूप गुणसूत्र पूरी तरह से क्लियर दिखाई देने लगते हैं और 2 भागों में विभाजित होकर के दोहरे हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये दोनों अब ज़्यादा स्पष्ट दिखाई नहीं देते। अगली आ जाती है लेट प्रोफेज। उसमें गुणसूत्र कंडेंस हो जाते हैं। हर गुणसूत्र के चारों तरफ मैट्रिक्स इकट्ठा हो जाता है। ये देख रहे होंगे आप, ये अवस्थाएं हैं। अर्ली प्रोफेज है ये। इसमें ये केंद्रक और केंद्रिका ये दोनों स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। गुणसूत्र खुल चुके हैं टुकड़ों में, मोटे और संघनित हो गए हैं। जबकि लेट प्रोफेज में वैसे एक बीच की स्थिति इन्होंने नहीं दिखाई, जिसे मिडिल प्रोफेज कहा था, जिसमें दोहरे हो गए थे ये गुणसूत्र, वो नहीं दिखाया। तो लेट प्रोफेज में ये गुणसूत्र, ये चित्र जरूर बना लें जिनसे समझ जाएं आप। इसमें ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको कटी फटी दिखाई दे रही है पीले से कलर की बीच में।